अरे अरे आंटी आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरी बीवी है। समर्थ अपने आप को उस बूढ़ी औरत से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत समर्थ को आज बच के जाने ही नहीं देना चाहती थी। वहीं जो अंजलि अब तक शर्म की वजह से अपनी आंख तक नहीं उठा पा रही थी, समर्थ को इस तरह पिटता देख उसे जोर जोर से हंसी आने लगी। अंजलि, तुम हंस क्यों रही हो? इन आंटी से बचाओ मुझे प्लीज। जितना तुमने मुझे सताया है और जितना मैं तुम्हारी वजह से रोई हूँ, उसके लिए इतनी मार तो तुमको पड़नी चाहिए। समर्थ के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने जल्दी से अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। भागो यहाँ से, वरना ये आंटी आज मुझे अच्छा लड़का बनाकर ही छोड़ेंगी। अरे अरे, कहाँ लेकर जा रहा है इस लड़की को? छोड़ छोड़ इसे। लेकिन तब तक समर्थ अंजलि के साथ भागकर पार्क के दूसरे कोने में आ गया था, जिसकी वजह से समर्थ और अंजलि दोनों की सांसें फूल रही थीं। बुढ़ी औरत से बचने के चक्कर में समर्थ अंजलि को लेकर इतनी तेज भागा था कि अब उसके लिए सीधा खड़ा रहना भी मुमकिन नहीं था। वहीं अंजलि भी हाँफते हुए समर्थ को देख रही थी। तभी दोनों की आंखें मिली। अब अभी अभी जो हुआ था उसे सोच सोचकर दोनों को जोरदार हंसी आने लगी। मुझे तो यकीन नहीं आता तुम मेरी बेटी हो। उस 2 टके की लड़की से हार मानकर, अपनी बेइज्जती करवाकर, अपना सब कुछ गंवा कर यहाँ बैठी है। और मैं क्या करती मॉम? वो अंजलि अलूफा डिजाइनर की सीईओ है। उसका मैं आखिर क्या ही कर सकती थी। और अब तो समर्थ भी उसी का साथ देता है। और तो और, अब तो मेरा सच भी सामने आ गया है। वहीं दूसरी तरफ जूली की हार ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो अब अंजलि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन पुष्पा उन लोगों में से नहीं थी जो कभी हार मान सकती थी। आज तक तुम ये खेल अपने हिसाब से खेल रही थी, लेकिन अब ये खेल मेरे इशारे पर चलेगा। मेरे पास एक कमाल का प्लान है। अंजलि, मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। तुम फिर से मेरी जिंदगी में आ गई हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही थी समर्थ। तुमने ही मुझे खुद से दूर कर दिया था। समर्थ की आंखों में अंजलि के लिए प्यार के साथ साथ अफसोस भी था। आखिर कितना गलत समझा था समर्थ ने अंजलि को। लेकिन अब मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जल्द से जल्द तुमसे फिर से शादी करके हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। समर्थ और अंजलि के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। रात के अंधेरे में जूली की गाड़ी सुनसान रोड से होकर गुजर रही थी, जिसमें उसकी माँ पुष्पा भी उसके साथ बैठी थी। हम इतनी देर से इन खाली गलियों में घूमे जा रहे हैं। अब साफ साफ बताती क्यों नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस चुपचाप गाड़ी चलाती रहो। जूली के पास अपनी मॉम की बात सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो तो सब कुछ हार चुकी थी। अब उसकी मॉम ही थी जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती थी। गाड़ी रोको। पुष्पा ने जूली को गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुकने पर पुष्पा की नजर एक घर पर टिक गई और उसकी आंखें चमक उठी। अंजलि ने देखा कि वो एक पुराना सा घर है जो शहर के बाहर अंधेरे से घिरा हुआ है। उस घर को देखकर लग रहा था कि सालों से वहाँ कोई नहीं आया था। ये किसका घर है मॉम? और हम यहाँ आए क्यों हैं? ये डॉन विक्टर का घर है। विक्टर का नाम सुनकर जूली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। डॉन विक्टर? वो तो इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। वो हमारी क्या मदद करेगा? ये सच बात है, डॉन विक्टर इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। पुष्पा की बात सुनकर जूली बर्फ की तरह अपनी जगह जम गई। आज तक उसकी मॉम ने उससे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा था। जब भी जूली ने अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछा तो पुष्पा ने हमेशा बात को टाल दिया था, लेकिन आज सच जानकर जूली का दिमाग हिल गया था। लेकिन इसके साथ ही वो तुम्हारे डैड भी हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? डॉन विक्टर मेरे डैड? ये कैसे हो सकता है? और आज तक आपने मुझे कभी इसके बारे में बताया क्यों नहीं? यही सच है, डॉन विक्टर तुम्हारे डैड जरूर हैं, लेकिन मेरी और उनकी कभी शादी नहीं हुई। एक दिन जब मैंने विक्टर से शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें लेकर उस जगह से दूर चली आई। थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि वो इसी शहर में है। डॉन विक्टर से पूरा शहर डरता था। कोई भी उनसे पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और आज तक कोई ये भी नहीं जान पाया था कि वो इंसान शहर के किस कोने में रहता है। इस घर की हालत तो देखिए मॉम। ऐसा लगता है यहाँ कोई रहना तो दूर, कई सालों से आया भी नहीं होगा। डॉन विक्टर यहाँ कैसे हो सकते हैं? बड़े बड़े राज हमेशा अंधेरे में ही छुपे होते हैं, जिसमें कोई भी उन तक ना पहुंच सके। अब चलो। पुष्पा ने दरवाजा खोला और जूली के साथ धीमे कदमों से घर के अंदर जाने लगी। वहीं जूली की नजर आसपास के इलाके पर टिकी हुई थी। ध्यान से मॉम, अगर हमें किसी ने इस घर में घुसते देख लिया
तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पुष्पा और जूली धीमे कदमों से घर के अंदर तो पहुंच गए थे, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां तो ताला लगा हुआ है। लेकिन पुष्पा की नजर घर के हर एक कोने को समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तो ताला लगा है, हम अंदर कैसे जाएंगे? पुष्पा ने जूली की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी पुष्पा की नजर दरवाजे के ठीक नीचे बने एक चैम्बर की तरफ गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ये रहा अंदर जाने का रास्ता, यहीं से हम अंदर जाएंगे। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे रास्ता हो सकता है? अपना मुंह बंद रखो और इसे हटाने में मेरी मदद करो, जल्दी। जूली ने अपनी मॉम की मदद की और चैम्बर के ढक्कन को हटाकर साइड में रखा। इसके बाद पुष्पा धीरे धीरे चैम्बर में नीचे उतरने लगी। जूली भी अपनी मॉम के पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे जैसे वो लोग नीचे उतर रहे थे, रास्ता उतना ही बड़ा होता जा रहा था। इस तरह के अंधेरे में उतरना जूली को बहुत डरा रहा था, लेकिन वो अपनी मॉम को कुछ नहीं कह सकती थी। काफी देर उतरने के बाद सीढ़ियां खत्म हो चुकी थीं और वो दोनों एक सुरंग में पहुंच गए, जहां लाइट्स अभी भी जली हुई थीं। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम वापस चलते हैं, हमें उनसे कोई मदद नहीं चाहिए। जूली को इतना घबराता देख पुष्पा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और आगे बढ़ी। अपनी मॉम की आंखों में गुस्सा देखकर जूली का मुंह भी बंद हो गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों एक लोहे के दरवाजे के पास पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर पुष्पा ने दरवाजा खटखटाया। खटखट की आवाज से किसी ने अंदर से दरवाजे पर बनी छोटी सी खिड़की को खोला। जूली ने देखा कि अंदर एक आदमी है, जिसने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढका हुआ है और उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? मुझे डॉन विक्टर से मिलना है। यहाँ कोई डॉन विक्टर नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। विक्टर से जाकर कहो पुष्पा आई है, वो खुद मुझे बुला लेंगे। उस आदमी ने पुष्पा की बात सुनी और खिड़की को बंद कर दिया। उस बंदूक वाले आदमी की धमकी से जूली के पैर कांपने लगे थे, क्योंकि उसने ऐसा माहौल पहली बार देखा था और वो मरना तो किसी भी कीमत पे नहीं चाहती थी। मॉम, डैड यहाँ नहीं है, प्लीज अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये हमें यहीं मार डाले। प्लीज मॉम। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारी रगों में विक्टर का खून दौड़ रहा है। तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? लेकिन मॉम। जूली आगे कुछ कह पाती, इससे पहले एक आवाज आई और लोहे का दरवाजा खुल गया। दरवाजे को खुलता देख एक पल के लिए जूली की सांसें थम गई थी और उसकी दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी थीं। उसे लगा कि आज यहीं उसका काम तमाम हो जाएगा। डर की वजह से उसके पैर कांपने लगे। दरवाजा खुलने पर उसमें से वही काला मास्क पहने आदमी बाहर आ गया। डॉन विक्टर ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। उस आदमी ने अपनी बात पूरी करके जूली और पुष्पा को अंदर आने का इशारा किया, जिसके बाद पुष्पा तेज कदमों के साथ अंदर चली गई। जूली ने देखा कि उनके आगे दो आदमी वैसे ही अपना मुंह काले कपड़े से ढके हाथ में बंदूक लिए चल रहे हैं। आगे जाकर वो दोनों आदमी एक दरवाजे के अगल बगल खड़े हो गए और पुष्पा को उन्होंने अंदर जाने का इशारा किया। पुष्पा बिना डरे दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, लेकिन जूली अब भी डरी हुई थी, इसलिए वो भी जल्दी से अपनी मॉम के पीछे पीछे भाग आई। वहां जाकर जूली ने देखा एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर चोट का बड़ा सा निशान है और काले रंग का उसने सूट पहना हुआ है। उसके हाथ में सिगार भी थी। वो एक सोफे पर बैठा हुआ था। विक्टर, कैसे हो तुम? पुष्पा, इतने सालों बाद क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हें किसी से मिलवाने। मेरा नाम सुनने के बाद किसी की मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं होती। तुम अपने साथ ये किसे लेकर आई हो? ये और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यार की निशानी हमारी बेटी है। पुष्पा की बात सुनते ही अचानक विक्टर का ध्यान जूली की तरफ गया, जो विक्टर को देखकर अभी भी खौफ में थी। हमारी बेटी? ये मेरी बेटी है? आओ, यहाँ आकर बैठो। विक्टर ने जूली को अपने पास सोफे पर आने का इशारा किया, लेकिन जूली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां से हिले भी। लेकिन तभी उसे पुष्पा की आवाज आई। जाओ जूली, अपने डैड के पास जाओ। जूली धीमे धीमे कदमों से विक्टर के पास गई और सोफे पर सिमट कर बैठ गई। विक्टर अब भी जूली को बहुत ध्यान से देख रहा था। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, तुमने आज तक इसे मुझसे दूर रखा। जूली, बहुत अच्छा नाम है। बेटा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन जूली की हालत तो वहां बैठते ही खराब हो चुकी थी, इसलिए डरते डरते उसने विक्टर को एक मुस्कान दी। जिस वजह से हम अलग हुए थे उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अब
तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। पुष्पा की बात सुनकर विक्टर का जो चेहरा अब तक मुस्कुरा रहा था, उस पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी बेटी को परेशान किया? अपने लिए विक्टर को चिंता करते देखकर जूली को भी अच्छा लग रहा था। इसकी वजह से उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। डैड, एक लड़की अंजलि, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा करियर, मेरा बॉयफ्रेंड, सब कुछ। अब मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, उसका काम मैं तमाम कर दूंगा। विक्टर की ये बात सुनकर अचानक जूली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अब भी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जूली परेशान थी। डैड, एक और प्रॉब्लम है। मैं लेकिन इससे पहले कि जूली अपनी बात पूरी करती, पुष्पा ने उसकी बात को काट दिया। वो प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर लेंगे विक्टर। तुम बस उस लड़की को जूली के रास्ते से हटा दो। समझो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हारी पुरानी आदत नहीं जाएगी। तुम्हें किसी भी काम के बदले में हमेशा कुछ चाहिए। बोलो, क्या बात है? तुम मुझे कभी नहीं समझोगी। खैर, मेरी शर्त यह है कि जैसे ही ये काम हो जाएगा, उसके बाद मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, ताकि आगे उसे कभी कोई परेशान ना कर सके। जूली ने जब ये सुना तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि विक्टर खुद हर समय खतरे से घिरा रहता था। उसके साथ रहना मतलब खुद की मौत को दावत देने जैसा था। वो बार बार आंखों से पुष्पा को मना करने का इशारा कर रही थी। मुझे मंजूर है, लेकिन ये काम कब और कैसे करना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो जूली। पुष्पा ने जूली को चलने का इशारा किया और वापस दरवाजे से निकल गई, लेकिन जूली को अब अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे वो किसी काम के लिए जूली की बलि चढ़ा सकती थी? थोड़ी ही देर में वो लोग फिर से घर से बाहर आ चुके थे। मॉम, ये आपने क्या किया? आपने डैड से प्रॉमिस क्यों किया कि मैं उनके साथ रहूंगी? आपको पता है ना वो कितने खतरनाक आदमी हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। नहीं, मुझे उनकी ये शर्त मंजूर नहीं है। आप उनसे जाकर मना कर दीजिए। पता नहीं तुम्हें अक्ल कब आएगी, कब बड़ी होगी तुम। तुम्हें क्या लगता है जिस बेटी को मैंने इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, उसे खुशी खुशी एक क्रिमिनल के हाथों में सौंप दूंगी? मॉम, प्लीज मुझे साफ साफ समझाइए कि आखिर क्या चल रहा है। मैं चाहती तो अब तक विक्टर की खबर पुलिस को देकर उसे जेल के अंदर करवा सकती थी। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि मौका मिले तो खुद उसकी जान ले लूं। तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? और डैड ही क्यों? ये काम हम किसी और से भी तो करवा सकते थे। क्योंकि मैं विक्टर से बदला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दे, उसके बाद मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगी। पुष्पा की एक एक बात जूली बड़े ध्यान से सुन रही थी। ऐसे कई सारे सच थे जो पुष्पा आज उसे पहली बार बता रही थी। बेटी? लेकिन आपने तो अंजलि को मारने के लिए इसका मतलब अंजलि भी? हाँ, अंजलि विक्टर और उसकी बीवी की औलाद है। मैंने ही उसकी पहली बीवी को मारा था, क्योंकि उसने मुझे छोड़कर उसे चुना था, ताकि उसके बाद उसकी बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। एक बार वो अंजलि को मार दे, उसके बाद मैं उसे ये सच बताऊंगी, ताकि वो पूरी जिंदगी खुद से नफरत करे। अपनी बात कहते कहते पुष्पा की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी सांसें भी उसके गुस्से को साफ दिखा रही थी। जूली ने आज पहली बार अपने मॉम के अंदर जलती इस आग को देखा था और अब उसे सारा मामला भी समझ आ गया था। लेकिन मॉम, पैसों का क्या? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। ऊपर से मुझे अंजलि की कंपनी को 4 करोड़ रुपए चुकाने हैं। मैं उसका क्या करूंगी? जूली की ये बात सुनकर पुष्पा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। इसका मतलब था पुष्पा के दिमाग में इस मुसीबत का भी सॉल्यूशन है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और समर्थ शादी की तैयारियों में लग चुके थे। इस बार वो अपनी शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। समर्थ ने शादी के दिन की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी थी, जिसके बाद वो अंजलि को भी अपना टाइम नहीं दे पा रहा था। हेलो समर्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंजलि, अभी मुझे बहुत सारा काम है, मैं तुम्हें फ्री होकर फोन करता हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। समर्थ, समर्थ। समर्थ ने अंजलि की बात भी नहीं सुनी थी कि उसने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद समर्थ बार बार अपना फोन देखकर मुस्कुरा रहा था। बॉस, आप क्यों मैडम को परेशान कर रहे हैं? उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप उनके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? नहीं विपिन, अगर मैंने अंजलि को यह बता दिया तो वो सरप्राइज किस बात का रहेगा? और वैसे भी अंजलि ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन आप कम से कम उनसे बात तो कर सकते हैं। वो बेचारी कितना परेशान हो रही हैं। सुबह से आपको कितनी बार फोन कर चुकी हैं।
दरअसल मैं इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता हूँ, जहां से मैं अंजलि को फिर से जानूं, हमारे बीच फिर से प्यार हो और तब जाकर मैं उससे शादी करूं। समर्थ की प्लानिंग विपिन को भी बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। शाम का समय हो गया, लेकिन अब तक समर्थ ने अंजलि को फिर से कॉल भी नहीं किया था, जिससे अंजलि का मन अब उदास हो चला था। समर्थ के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। उसे समझना चाहिए ना, शादी मेरी और उसकी हो रही है और वो मुझे ही टाइम नहीं दे रहा। अब मैं भी उसे फोन नहीं करूंगी, मैं भी उससे नाराज हो जाऊंगी। अंजलि अभी समर्थ के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। जैसे ही अंजलि ने अपना फोन उठाकर देखा, उसका गुस्सा अचानक गायब हो गया। जहां वो समर्थ से बात भी नहीं करने वाली थी, उसका फोन आते ही तुरंत अंजलि ने फोन उठा लिया। हेलो समर्थ। हेलो अंजलि, तुम अभी कहाँ हो? मैं तो घर हूँ, लेकिन बात क्या है? मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन आखिर बात क्या है? समर्थ, समर्थ, हेलो। अंजलि कुछ पूछ पाती इससे पहले ही समर्थ ने फोन काट दिया था। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि समर्थ उसके साथ ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। साथ ही आखिर में वो कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए समर्थ उसे इतनी जल्दी में बुला रहा है। थोड़ी देर बाद अंजलि जल्दी से तैयार होकर समर्थ की भेजी लोकेशन के लिए निकल गई, लेकिन अब भी उसके दिल में कई तरह के सवाल चल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद आखिरकार अंजलि समर्थ की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। ये जगह एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट थी। समर्थ ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर बात क्या है? समर्थ मुझे कुछ बता भी तो नहीं रहा। ये सब सोचते सोचते अंजलि ने अपना फोन निकाला और वो समर्थ को फोन करने ही वाली थी कि सामने से एक वेटर उसके पास आया। गुड इवनिंग मैम, समर्थ सर ने आपको अंदर लेकर आने को कहा है, आप मेरे साथ चलिए। अंजलि ने वेटर को देखा और उसके पीछे पीछे चल दी। वेटर अंजलि को लेकर रिजॉर्ट के उस हिस्से में चला गया जो वहां का सबसे सुंदर और एकदम खाली हिस्सा था। वो जगह सिर्फ कुछ खास गेस्ट के लिए खोली जाती थी। आप यहीं रुकिए, समर्थ सर बस अभी आ रहे हैं। वेटर अंजलि को वहीं छोड़कर चला गया। अंजलि ने जब आसपास नजर डाली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेले उस जगह पर खड़ी थी। उस जगह पर गहरे सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। अंजलि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां समर्थ हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने वाइन कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत जच रहा था, क्योंकि समर्थ को पता था कि वाइन कलर अंजलि का पसंदीदा कलर है। समर्थ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और तुम्हें मुझसे क्या बात? लेकिन इससे पहले कि अंजलि समर्थ से कुछ पूछ पाती, समर्थ उसकी तरफ बढ़ा और अपने एक घुटने पर बैठ गया। अंजलि, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद तुम मुझसे जानना चाहती हो। माय लव, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे इस आशिक का ये गुलदस्ता अपने हाथों में लेकर इन फूलों को भी तुम अपने जैसा सुंदर बना दो। अंजलि ने जब ये प्यारी सी बात सुनी तो हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले उसने कभी समर्थ को इस तरह की बातें करते नहीं सुना था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर समर्थ को देखे जा रही थी, जहां समर्थ अब भी अपने घुटनों पर बैठा अंजलि के हाथ में बुके लेने का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद अंजलि ने आखिरकार समर्थ के हाथ से बुके कबूल कर लिया। ये सब क्या है समर्थ? धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा मेरी जान, बस इतना समझ लो, आज मैंने तुम्हें दिल खोल के बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि अब ना मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ और ना ही जीना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज आज की रात तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, जिससे मैं तुम्हें दिखा पाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। समर्थ की बहकी बहकी बातें सुनकर अंजलि ने उसे एक पल के लिए घूरा और फिर उसके गले के पास जाकर सूंघने लगी। आज तुमने ड्रिंक की है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? ठीक तो मैं अब तक नहीं था, जब तक तुम मेरे पास नहीं थी। अब मैं एकदम ठीक हूँ। अब आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। समर्थ ने बड़े प्यार से अंजलि का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले गया। रास्ते भर चलते चलते अंजलि समर्थ को घूर कर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही समर्थ है जिसके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था और जो अंजलि से सिर्फ और सिर्फ झगड़ता रहता था। अंजलि और समर्थ एक गार्डन के सामने खड़े थे, जिसमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आसपास कोई लाइट ही नहीं थी। यहाँ तो कुछ नहीं है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई देगा मेरी जान, एक मिनट। लेट्स बिगिन द शो। समर्थ का ऑर्डर पाते ही चारों तरफ लाइट जल उठी। जो जगह अब तक खाली और सुनसान लग रही थी अचानक जगमगा उठी थी। अंजलि हैरान होकर आसपास देख रही थी। उस जगह को फूलों से बहुत ही करीने से सजाया हुआ था। पास ही कुछ लोग वायलिन बजा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो जगह एकदम रोमांटिक हो गई।
ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लिए है मेरी जान। इतने दिनों से मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा था, ना ही तुमसे बात कर पा रहा था, पर मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इसलिए आज मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए और सुबह से बस तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करने में लग गया। यहाँ की एक एक चीज मैंने सिर्फ तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लिए चूज की है। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? ये सब कहते कहते समर्थ की आंखों में अंजलि के लिए प्यार उतर आया था। वो उम्मीद भरी नजरों से अंजलि की तरफ देखे जा रहा था। वहीं अंजलि भी अब समर्थ से नजरें हटा नहीं पा रही थी। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। मुझे लग रहा था कि समर्थ मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ तो वो मेरे लिए इतना सब प्लान कर रहा था। मैं भी ना कितनी गलत थी समर्थ के बारे में। सब कुछ बहुत सुंदर है समर्थ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसा कुछ सरप्राइज दोगे, और यहाँ तो सब मेरी पसंद का है। तुमने मेरी पसंद का इतना ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम बस थैंक यू बोलकर फ्री होना चाहती हो? मतलब? तभी समर्थ ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे कुछ और भी चाहिए। समर्थ ने अंजलि की आंखों में आंखें डालकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उन्हें बड़े प्यार से चूमने लगा। अंजलि ने देखा कि समर्थ का प्यार उसके लिए अब और भी बढ़ चुका है, तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाई और समर्थ को चूमने लगी। काफी देर किस करने के बाद दोनों अलग हुए। लेकिन अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ अंजलि, चलो मेरे साथ। समर्थ ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे एक टेबल के पास ले गया। वहां जाकर समर्थ ने अंजलि को एक कुर्सी पर बिठाया और उसने टेबल पर रखी मोमबत्ती को जला दिया। मोमबत्ती के जलते ही फिर से सारी लाइट गहरे गुलाबी रंग में बदल गई। उस जगह को देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे कि दो प्यार करने वाले लोगों के लिए ही बनाई गई हो। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समर्थ उसे ऐसे किसी डेट पर लेकर आएगा। इसके बाद अंजलि ने देखा कि दो वेटर ने खाना और वाइन टेबल पर लाकर रख दी है, जिसे देखकर अंजलि फिर से हैरान हो गई। वाओ, वाइन! और ये क्या, पास्ता? समर्थ, तुमने तो सच में मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। अभी कहाँ, अभी तो तुम्हें जानना बाकी है। ये सब तो वो है जो तुमने मुझे बताया है, लेकिन अब मुझे वो जानना है जो तुमने मुझे आज तक नहीं बताया, जो तुम्हारे दिल के किसी कोने में बंद है। अंजलि का मन आज खुशी से झूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशी उसे आज मिल गई हो। उसे यकीन हो गया था कि समर्थ उससे सच में प्यार करता है। थैंक यू सो 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 मच समर्थ। तुमने इतना सब मेरे लिए किया, उसके लिए। ये सब तो मुझे करना ही था स्वीटी, आखिर तुम मेरी जान जो हो। समर्थ और अंजलि के होंठ खुशी से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी उन्हें उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे उम्मीद है तुमने अपना काम पूरा कर दिया होगा। जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब मैं उस अंजलि को बताऊंगा धोखा देना किसे कहते हैं। हमारा काम भी पूरा हो चुका है। अब ना तो समर्थ बच पाएगा और ना ही अंजलि। जल्द ही अंजलि और समर्थ की शादी का दिन भी आ गया था। शहर के सबसे बड़े होटल को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। हर तरफ लाइट की रोशनी बिखरी हुई थी। शहर के बड़े बड़े लोगों की लंबी लंबी गाड़ियों से होटल पार्किंग में लंबी लाइन लगी हुई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि समर्थ ने कितने रिच लोगों को शादी में इनवाइट किया था। मुबारक हो बॉस, आज तो आप दूसरी बार शादी कर रहे हैं। शादी भले ही दूसरी हो, लेकिन बीवी तो पहले वाली ही है ना। समर्थ की बात सुनकर आसपास खड़े सारे लोग हंसने लगे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। आज खुद सुरेखा ने अंजलि को तैयार किया था। अंजलि ने पिंक कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। थैंक यू मॉम, मुझे इतना अच्छे से तैयार करने के लिए। तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। देखना, अब तुम्हें समर्थ कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे माफ कर दिया। माफी मांगते मांगते सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अंजलि नहीं चाहती थी कि आज के दिन कोई भी दुखी या उदास रहे। मॉम, आज का दिन ये सब बातें करने का नहीं है। अब से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने कभी अपनी मॉम को नहीं देखा। अब से आप ही मेरी मॉम हैं। ये कहते कहते अंजलि सुरेखा के गले लग गई। सुरेखा ने भी अंजलि को गले से लगा लिया। अभी वो दोनों अच्छे से गले मिल भी नहीं पाए थे कि तभी तालियों की आवाज गूंजी। वाह 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 आंटी, कल तक जो लड़की आपको फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज आप उसके गले लगकर आंसू बहा रही हैं। कोई रंग बदलना तो आपसे सीखे।
सुरेखा ने देखा सामने से जूली और उसकी मॉम पुष्पा दोनों उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहे हैं, जिन्हें देखकर सुरेखा की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? समर्थ? सुरेखा ने समर्थ को गुस्से से देखा, लेकिन समर्थ खुद उस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे यहाँ आने के लिए किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मैं अब जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरी जिंदगी खराब करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला? जिंदगी तो तुमने मेरी खराब की है। इतने समय से मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, और इस लड़की की वजह से तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अंजलि को भी जूली को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन वो अपनी शादी को खराब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें याद है ना, अब तक तुमने मेरी कंपनी में 4 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाए हैं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी कंपनी, उफ, तुम अब तक कहाँ खोई हुई हो। वो अब तुम्हारी कंपनी नहीं है, और अब जिसकी वो कंपनी है उसने मेरे वो 4 करोड़ पहले ही कंपनी को दे दिए हैं। अंजलि अब भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जूली इस बार किस नए प्लान के साथ आई है। उसके यहाँ आने का मकसद क्या था? क्या क्या कह रही हो तुम? जो भी कहना है साफ साफ कहो। इसमें अब कहना क्या है? मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ? रोहित! जूली की आवाज लगाते ही रोहित सामने से चलता हुआ उनकी तरफ आ गया। रोहित वहाँ आकर जूली के पास खड़ा हो गया। रोहित, क्या हुआ? ये जूली किस बारे में बात कर रही है? जरा इज्जत से बात करो। मिस्टर रोहित कहो। अब से ये अलूफा डिजाइनर के सीईओ हैं। अब से तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा सब इनका है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? देखा, मैंने कहा था ना, इसे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा। इसलिए ये लो, ये रहे तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स, जिसमें तुमने अलूफा डिजाइनर को रोहित के नाम कर दिया है। अंजलि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से फाइल ली और उसे देखने लगी। फाइल देखने के बाद अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भी अभी अभी जूली ने कहा था वो सब सच था, और उस फाइल पर अंजलि के साइन भी थे। ये सब कैसे? समर्थ, देखो। अंजलि ने समर्थ के हाथ में फाइल दी, जिसे देखकर समर्थ भी हैरान रह गया। ये सब क्या है जूली? इन पेपर्स पर अंजलि के साइन कैसे आए? चलो, तुमने ये तो मान लिया कि ये साइन अंजलि के है। अब अगर उसके हैं तो उसी ने किए होंगे, लेकिन मैं ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। बिल्कुल, इसलिए ये साइन धोखे से लिए गए हैं। और पता है किसने लिए? तुम्हारे सबसे प्यारे, सबसे करीबी दोस्त रोहित ने। अंजलि का शरीर बर्फ की तरह जम गया, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने अपनी हैरानी भरी आंखों से रोहित को देखा। रोहित, ये सब तुमने? हाँ, मैंने ही तुमसे इस फाइल पर साइन लिए थे। लेकिन क्यों? इतना बड़ा धोखा? तो और क्या करता मैं? इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये मेरी जॉब थी, बल्कि मैं प्यार करता था तुमसे। और जब मौका आया कि तुम इसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो, तब तुम फिर इसके पास चली गई। धोखा मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे दिया है। अंजलि को रोहित की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन अंजलि ने कभी नहीं सोचा था कि रोहित उसे धोखा दे सकता है। वो हमेशा उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए उस पर आंख बंद करके भरोसा भी करती थी। उसे नहीं पता था कि रोहित उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। अंजलि अपनी हिम्मत खो चुकी थी, लेकिन अब समर्थ को रोहित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर रोहित की कॉलर पकड़ ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अंजलि को धोखा देने की? उसने तुझ पर भरोसा किया और तूने। समर्थ का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी रोहित का मुंह तोड़ दे, इसलिए उसने रोहित को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी जूली की आवाज आई। अरे अरे, तुम तो अभी से गुस्सा हो गए। अभी तो मैंने सिर्फ अंजलि को सड़क पर लाकर खड़ा किया है। अब तुम्हारी बारी है। समर्थ इस वक्त बहुत गुस्से में था, लेकिन जूली ने भी जो अभी अभी कहा था उसने समर्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया था। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? ओ स्वीटी, तुम भूल गए? जैसे ये रोहित पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, वैसे तुम भी तो मुझ पर करते थे जब तुम मुझसे प्यार करते थे। समर्थ और वहां खड़े किसी भी इंसान को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जूली कहना क्या चाहती है। क्या चल रहा था उसके दिमाग में? वो मेरी गलती थी। मुझे तुम पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम उस भरोसे के लायक नहीं हो जूली। अब मैं भरोसे के लायक हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन जब तुमने मुझ पर भरोसा किया था तब मैंने भी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली थी। अब से तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारी कंपनी, सब कुछ मेरा है। जूली की बात सुनकर अब वहाँ खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि समर्थ के इतने सालों की मेहनत पर जूली ने सिर्फ एक साइन से कब्जा कर लिया था। ये सुनकर समर्थ का दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। ओह, अगर तुम पहले समझ जाते तो मुझे ये सब कैसे मिलता? चलो, अब तो ये शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस शादी में भी कंपनी का पैसा लगा है और मैं कंपनी में फालतू के खर्चे करना पसंद नहीं करती। जूली जिस तरह से बोल रही थी वो हर एक शब्द समर्थ के दिल के आर पार हो रहा था। विपिन भी वहीं खड़ा खड़ा कब से ये सब कुछ सुन रहा था। बॉस, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस लड़की पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आप नहीं माने। अब देखिए इसने क्या किया। समर्थ को भी अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसे विपिन के साथ साथ बहुत से लोगों ने जूली से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो ही पागल था जो उसकी इस चाल को प्यार समझ बैठा था। बॉस, अब तुम भी आदत डालो विपिन। अब से तुम्हारे बॉस ये नहीं, मैं हूँ। अब से तुम वही करोगे जैसा मैं तुमसे करने को बोलूंगी, समझे? विपिन को जूली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने समर्थ का सब कुछ ले लिया था और अब वो उसे कंट्रोल भी करना चाहती थी। जूली की बात सुनते ही विपिन जोर से चिल्लाया, अपना ये घमंड अपने पास रखो। मैं ऑफिशियल कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन मैंने सिर्फ बॉस की बात सुनी है। और रही बात नौकरी की, तो मैं अभी के अभी कंपनी से रिजाइन करता हूँ। विपिन को इतने गुस्से में देखकर जूली एकदम शांत रही। उसे विपिन की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। फिर वही अच्छाई का नाटक। तो फिर तुम भी निकलो यहाँ से। एवरीबॉडी आउट नाउ। वहीं अंजलि के दिल में गुस्से की आग दहक रही थी। वो अब तक जूली की हरकतों को बर्दाश्त करते आई थी, लेकिन आज जो उसने किया था उससे अंजलि के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। अंजलि का मन कर रहा था कि वो इसी वक्त जूली का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अब समर्थ और अंजलि के साथ साथ उनसे जुड़े सारे लोग हार मान चुके थे, इसलिए समर्थ और अंजलि के आगे बढ़ते ही वो लोग भी उनके साथ साथ होटल से बाहर निकलने लगे। वाह, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था, तुमने उन लोगों की बातों का ठीक वैसे ही जवाब दिया है। उनका पैसा लूटने के साथ साथ उनकी जो बेइज्जती की है, उसका अपना ही अलग मजा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है मॉम। मेरे दिल की आग तो तब शांत होगी जब डैड इस अंजलि को ठिकाने लगा देंगे। इसकी फोटो पर सबसे पहले माला मैं ही चढ़ाऊंगी मॉम। अंजलि और समर्थ को बर्बाद कर देने के बाद जूली और पुष्पा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, इसीलिए उन्होंने पास ही रखी टेबल से वाइन का ग्लास उठाया और चीयर्स किया। वहीं दूसरी तरफ समर्थ अंजलि और बाकी लोगों को लेकर होटल से बाहर आ गया था। सभी लोगों के दिल दुखी थे। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन समर्थ की ऐसी हालत देखकर विपिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बॉस, आपने उस जूली को ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? उसका कुछ किया क्यों नहीं? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं मुंह तोड़ दूं। समर्थ विपिन का गुस्सा समझ सकता था, क्योंकि इतने सालों से वो समर्थ के लिए काम कर रहा था। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है विपिन, लेकिन अब लीगली उनके पास सब कुछ है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम करेंगे क्या समर्थ? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास तो अब हमारा घर भी नहीं रहा। और उससे पहले भाई, आप दोनों की शादी है आज, प्लीज अपनी शादी तो पूरी कर लीजिए। निधि की ये बात सुनकर समर्थ ने अंजलि की तरफ देखा, जो पहले से ही समर्थ को एकटक देख रही थी। अंजलि की आंखों में आंसू थे, जिसका मतलब समर्थ अच्छे से समझ चुका था। ठीक है, सबसे पहले हम इस शादी को ही पूरा करते हैं। समर्थ ने अंजलि का हाथ पकड़ा और तुरंत वहां से निकल गया। हेलो विक्टर, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? विक्टर अपना काम कभी नहीं भूलता। मैंने तुमसे कहा ना, उस लड़की का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है। तुम उस लड़की को आज ही खत्म करोगे। मुझे पता चला है कि समर्थ उसे मंदिर लेकर जा रहा है। इससे पहले कि उन दोनों की शादी हो, खत्म कर दो उस लड़की को। ये सब इतना जल्दी कैसे होगा? किसी को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाना होता है, ताकि प्लान की बातें विक्टर कब से करने लगा? मैंने तो तुम्हें दोनों हाथों से लोगों को सिर्फ मारते देखा है। या अब तुम्हारी बाजुओं में उतनी ताकत नहीं रही है? पुष्पा जानती थी कि विक्टर को कैसे उकसाया जा सकता है, इसीलिए पुष्पा की बात से विक्टर को भी गुस्सा आ गया था। विक्टर आज भी वही है जो पहले था। अब तो वो लड़की आज ही मरेगी। अब तुम बस देखो। विक्टर ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन पुष्पा ये सुनकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका काम हो चुका है। वहीं समर्थ अंजलि का हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थी जो उसे जूली ने थोड़ी देर पहले कही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जूली के लिए इतना अंधा कैसे हो गया था कि उसे यह धोखा दिखाई ही नहीं दिया।
अंजलि, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं उस जूली को अपनी जिंदगी में आने देता और ना ही। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने भी तो रोहित पर आंख बंद करके भरोसा किया था ना। उसने भी मुझे धोखा दे दिया। ऐसा लगता है अब मैं किसी और पर भरोसा ही नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता, तुम्हारा ध्यान रखता, तो तुम्हें कभी किसी और पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। अंजलि को समर्थ की बातों से बुरा लग रहा था, क्योंकि वो इन सब के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा था। अंजलि ने समर्थ से कुछ नहीं कहा, बस प्यार से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी ही देर में वो लोग मंदिर पहुंचने वाले थे, लेकिन अंजलि इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। समर्थ अंजलि का हाथ पकड़े पकड़े उसके साथ चल ही रहा था कि तभी सामने से एक जीप तेजी से उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। अंजलि और समर्थ अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उनमें से किसी का भी ध्यान आती हुई जीप पर नहीं था, लेकिन उस जीप में और कोई नहीं बल्कि विक्टर बैठा था, जिसका सीधा निशाना अंजलि थी। इससे पहले कि समर्थ का ध्यान गाड़ी पर जाता, गाड़ी उनके पास से तेजी से गुजरी और बिना वक्त गवाए विक्टर ने अंजलि का गला पकड़ लिया। अंजलि! अचानक हुए इस हमले से अंजलि घबरा गई। गाड़ी अब भी तेजी से भागी जा रही थी। वहीं अंजलि के पैर जमीन पर घिसट रहे थे और वो समर्थ का नाम चिल्ला रही थी। समर्थ! समर्थ अपनी पूरी ताकत से जीप के पीछे भाग रहा था। ये सारा मंजर देखकर सभी बहुत घबरा गए और अंजलि का नाम चिल्लाने लगे। वहीं विपिन ने जब ये देखा तो वो भी समर्थ के साथ साथ जीप के पीछे पीछे भाग रहा था। अंजलि! अंजलि! अंजलि, मैं आ रहा हूँ! अंजलि, मैं आ रहा हूँ! गला दबने की वजह से अंजलि की आंखें लाल हो चुकी थी और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसका एक हाथ अपने गले पर था और दूसरा समर्थ की तरफ। जीप अब भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अंजलि खुद को छुड़वाने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्टर की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो किसी भी हाल में अंजलि को नहीं छोड़ने वाला था। तूने मेरी बेटी को परेशान किया, उसके लिए मुसीबतें खड़ी की। आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर विक्टर ने अंजलि के शरीर को नीचे धकेला, जिससे अंजलि के पैर के साथ साथ उसका शरीर भी जमीन पर खिसक रहा था। नहीं! छोड़ दो उसे! अंजलि! अंजलि! समर्थ ने भागने में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो उस जीप तक नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं अंजलि का शरीर खून से लथपथ हो चुका था और बेइंतहा दर्द की वजह से वो अब बेहोश होने लगी थी। मुझे तो लगा था मैं तेरे साथ थोड़ा और खेलूंगा, लेकिन तू तो इतनी जल्दी हार मान गई। आज मिलेगा मेरी बेटी के दिल को चैन। अब मर जा। विक्टर ने अंजलि को गले से पूरा ऊपर उठाया और नीचे खाई में फेंक दिया। समर्थ की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसकी आंखों के सामने किसी ने अंजलि को इस तरह चोट नहीं पहुंचाई थी और वो आज उसे बचा भी नहीं पाया था। इससे पहले कि समर्थ या विपिन कुछ कर पाते, जीप अंजलि को फेंक कर तेजी से आगे निकल गई थी। ये मंजर देखकर समर्थ तुरंत खाई की ढलान की तरफ गया। अंजलि! अंजलि, तुम कहाँ हो? अंजलि! खाई में जाकर समर्थ और विपिन ने अंजलि को पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी अंजलि का कोई अता पता नहीं था। अंजलि! अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि! काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद अचानक समर्थ को एक आवाज सुनाई दी। इस आवाज ने तुरंत समर्थ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे उसके कान खड़े हो गए। अंजलि, तुम मुझे सुन पा रही हो अंजलि? लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। समर्थ अपने फोन की लाइट से अंजलि को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था ना, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने अपना काम कर दिया है। अब हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि तुम आज भी वही विक्टर हो। ठीक है, मैं ये खुशखबरी जूली को देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा ये खबर सुनकर बहुत खुश थी। अपनी मॉम को इतना खुश देखकर जूली के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। क्या हुआ मॉम, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि आज ही तुम्हें दो खुशखबरियां मिले। और दूसरी खुशखबरी ये है कि तुम्हारे डैड ने अंजलि को ठिकाने लगा दिया है। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। What? Wow! अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है। अब सिर्फ आप और मैं और इतनी सारी दौलत। समर्थ को अंजलि को ढूंढते हुए अब 1 घंटा हो चुका था
ये खाई इतनी बड़ी थी कि वहां अंजलि को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तभी फिर से समर्थ को अंजलि की आवाज सुनाई दी। समर्थ, इस बार समर्थ को समझ आ गया था कि आवाज कहां से आ रही है, इसलिए वो तुरंत अंजलि की तरफ भागा। अंजलि, अंजलि! समर्थ! समर्थ के पैर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब वो जल्द से जल्द अंजलि के पास पहुंच जाना चाहता था। तभी समर्थ को चांद की रोशनी में अंजलि दिखाई दी, जो एक पत्थर पर गिरी हुई थी। अंजलि! समर्थ तुरंत भागकर अंजलि के पास गया और उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। अंजलि के सर के साथ साथ उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। अंजलि भी अब अपने होश खो बैठी थी। अंजलि, तुम ठीक हो? अंजलि, अंजलि! विपिन, विपिन, जल्दी आओ विपिन! समर्थ की आवाज सुनकर विपिन उसकी तरफ भागा। उसने भी जब अंजलि को इस हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए। बॉस, चलिए जल्दी से अस्पताल चलते हैं। समर्थ ने बिना वक्त गवाए अंजलि को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से खाई से बाहर निकलने लगा। समर्थ की आंखें दुख की वजह से छलक रही थी। वो अंजलि को इस हाल में नहीं देख सकता था और ना ही वो अंजलि को अब खो सकता था। तुम होश में आओ अंजलि, अंजलि होश में आ जाओ, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अंजलि होश में आओ। समर्थ अंजलि को बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजलि की हालत बहुत बुरी थी। उसके लिए अपनी आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा था। समर्थ अंजलि को लेकर खाई से बाहर आ चुका था और विपिन रोड पर किसी को मदद के लिए रुकवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए रुक नहीं रहा था। हे, रुको, हमें मदद चाहिए, प्लीज हमारी मदद करो। समर्थ अब ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता था। खाई से बाहर निकलने में उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन उससे अपने से ज्यादा अंजलि की चिंता थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे रोड पर भागने लगा। समर्थ के आसपास से बहुत तेजी से गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन समर्थ को अभी किसी और की परवाह नहीं थी। समर्थ को ऐसे भागता देख विपिन भी भागता हुआ गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक गाड़ी समर्थ के सामने आकर रुकी। अंधा है क्या? अभी तो गाड़ी के नीचे। लेकिन जैसे ही उस आदमी की नजर समर्थ पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अरे मिस्टर समर्थ, आप! वो आदमी जल्दी से गाड़ी से निकलकर बाहर आया। समर्थ और अंजलि को इस हालत में देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज, प्लीज हेल्प मी, हमें अस्पताल जाना है, प्लीज हमें अस्पताल छोड़ दीजिए। श्योर, प्लीज आइए। उस आदमी ने जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला, जिसके बाद समर्थ अंजलि को लेकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। उस आदमी ने तुरंत गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर रखा और वहां से निकल गया। लेकिन समर्थ के दिल की धड़कनें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जैसे जैसे समय निकल रहा था, अंजलि की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंजलि को बचा भी पाएगा या नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! समर्थ जैसे ही अस्पताल पहुंचा, उसने फिर से अंजलि को गोद में ले लिया था। वो अस्पताल के अंदर भागा। समर्थ के पूरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी हॉस्पिटल का एक स्टाफ स्ट्रेचर लेकर समर्थ के पास आया। इसके बाद समर्थ ने अंजलि को उस पर लिटा दिया। डॉक्टर को भी पता चल गया था कि मिस्टर समर्थ वहां आए हैं। वो जल्दी से भाग कर आए और अंजलि को चेक करने लगे। प्लीज डॉक्टर, मेरी अंजलि को बचा लीजिए, इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, प्लीज। डॉक्टर ने अंजलि की हालत को अच्छे से चेक किया और फिर स्टाफ की तरफ घूमा। इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें जल्दी से आईसीयू में ले चलो, क्विक। डॉक्टर का ऑर्डर पाते ही स्टाफ ने स्ट्रेचर को आईसीयू की तरफ घुमाया और डॉक्टर भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। डॉक्टर, मेरी अंजलि ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, खून बहुत बह चुका है, कुछ भी कहना मुश्किल है। आप बस दुआ कीजिए कि कोई इंटरनल इंजरी ना हुई हो। समर्थ से बात करके डॉक्टर भी आईसीयू के अंदर चला गया, लेकिन समर्थ के दिल में डर बैठ गया था। वो बस दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि किसी भी तरह से डॉक्टर अंजलि को ठीक कर दे। जल्दी ही बाकी सभी लोग भी अस्पताल पहुंच गए। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था जिसने अंजलि का ये हाल किया था और उसने ऐसा क्यों किया। क्या दुश्मनी थी उसकी अंजलि से? अभी समर्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी विपिन उसके पास आया। बॉस, मैडम अब कैसी हैं? डॉक्टर अंजलि को आईसीयू में लेकर गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला विपिन। बॉस, मैंने पता लगा लिया है कि वो किसकी गाड़ी थी और वो कौन था। कौन था वो? बोलो कौन था, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गाड़ी डॉन विक्टर की थी और उसी ने मैडम का ये हाल किया है। डॉन विक्टर का नाम सुनते ही समर्थ गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि डॉन विक्टर तो कई सालों से अंडरग्राउंड था। विक्टर, उस अंजलि की विक्टर से क्या दुश्मनी है? वो क्यों अंजलि को मारना चाहता है? वो नहीं पता चला बॉस, लेकिन डॉन विक्टर हर काम सिर्फ दूसरे के लिए करता है। हो सकता है उसने ये भी किसी और के लिए ही किया हो। समर्थ का दिल जोरों से धड़क रहा था। वैसे तो विक्टर उस शहर का सबसे खतरनाक आदमी था, लेकिन जो उसने अंजलि के साथ किया था, समर्थ उसे उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता था। विपिन,
पता लगाओ ये डॉन विक्टर कहाँ मिलेगा और उसने ये सब किसके कहने पर किया। यस बॉस। विपिन तेज कदमों से फिर से वहां से निकल गया, लेकिन अब समर्थ का दिमाग और तेजी से काम कर रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जब डॉन विक्टर का दूर दूर तक अंजलि से कोई लेना देना नहीं है तो वो उसे मारने के लिए खुद क्यों आया था। अगर उसने ये किसी और के कहने पर किया होता तो जरूर वो अपने आदमियों को इस काम के लिए भेजता। उधर अंजलि के अस्पताल पहुंचने की खबर पुष्पा और जूली के कानों में पड़ चुकी थी, जिससे उन दोनों का दिमाग खराब हो गया था। इस विक्टर को तो मैंने एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं कर पाया ये। लेकिन मॉम, अब हम क्या करेंगे? अगर वो अंजलि बच गई और अगर पुलिस को पता चल गया कि हमने ये सब करवाया है तो क्या हम जेल चले जाएंगे? और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो तेजी से अपना दिमाग चलाओ और सोचो कि क्या कर सकते हैं। जूली बहुत देर से इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मॉम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए हमें? इससे पहले कि अंजलि जिंदा बचे, हमें खुद उसका काम खत्म करना होगा। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? आप तो खुद शेर की गुफा में जाने की बात कर रही हैं। अगर किसी ने हमें ये सब करते देख लिया तो? कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम मेरी बेटी हो भी या नहीं। अगर जिंदगी में बड़ा इंसान बनना है तो इतना सब करना ही होगा, समझी तुम? पुष्पा की डांट ने जूली का मुंह तो बंद करवा दिया था, लेकिन अब भी उसका दिल ये काम करने से डर रहा था। लगभग 3 घंटे बाद आईसीयू की लाल बत्ती बंद हो चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर दरवाजे से बाहर आए। समर्थ, जो इतनी देर से आईसीयू के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर, मेरी अंजलि कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? मिस्टर समर्थ, हमसे जो भी हो सकता था वो हमने किया। उनकी हालत स्टेबल तो हो गई है, लेकिन पत्थर से टकराने की वजह से उनके सर में गहरी चोट आई है। अब वो पूरी तरह ठीक है या नहीं, ये तो सिर्फ उनके होश में आने के बाद ही पता चल सकता है। अंजलि की हालत के बारे में सुनकर सभी के दिल पर जैसे पत्थर पड़ गया था। कहाँ आज इतनी खुशी का दिन था जहां समर्थ और अंजलि फिर से शादी के बंधन में बंधने वाले थे, और कहाँ अंजलि की अब ये हालत हो गई थी। समर्थ अंजलि के बारे में जानकर अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो धम से जमीन पर बैठ गया। समर्थ, बेटा संभालो अपने आप को। तुम ही ऐसे करोगे तो अंजलि को कौन संभालेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? मॉम, आपने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा? अंजलि अब तक ठीक नहीं हो पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम। मैं अंजलि को खोना नहीं चाहता। इतनी मुश्किलों के बाद वो फिर से मेरी जिंदगी में आई है मॉम। इस बार मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। माँ। समर्थ ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर सुरेखा का दिल भी टूटा जा रहा था। कुछ ही दिन पहले तो अंजलि ने उसे माफ किया था, और आज वही अंजलि उसके सामने आईसीयू में लेटी थी। तुम चिंता मत करो समर्थ, हम सबकी ब्लेसिंग अंजलि के साथ है। देखना, उसे कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएगी। सुरेखा ने समर्थ को जोर से गले लगा लिया ताकि समर्थ थोड़ा शांत हो सके, लेकिन अंजलि के बारे में सोच सोचकर खुद सुरेखा की आंखें भीगी जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद समर्थ ने खुद को संभाला। मॉम, आप आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है, मैं यहाँ अंजलि के पास हूँ। अंजलि मेरी भी बेटी है समर्थ, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी वहां विपिन फिर से आ गया। विपिन को वहां देखते ही समर्थ खड़ा होकर तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ विपिन, कोई खबर मिली? बॉस, डॉन विक्टर का पता चल गया है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो तुरंत विक्टर को गिरफ्तार कर लेंगे। विपिन की बात सुनते ही समर्थ की आंखों में खून उतर आया था। वो इतनी आसानी से विक्टर को छोड़ने वाला नहीं था। नहीं, पुलिस नहीं, मैं खुद जाकर उस विक्टर से पूछूंगा। तुम यहाँ रहकर इन सब का ध्यान रखो। नहीं बॉस, जिंदगी भर मैंने आपका साथ दिया है, आज भी मैं आपके साथ ही चलूंगा। आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। समर्थ को विपिन की आंखों में भी गुस्सा नजर आ रहा था, इसलिए उसने विपिन के कंधे पर हाथ रखा और वहां से निकल गया। सर, अभी अभी पता चला है कि वो लड़की बच गई है, लेकिन वो अब तक होश में नहीं आई है। बहुत जान है उस लड़की में, इतनी मार खाने के बाद भी बच गई। लेकिन सर, समर्थ को पता चल चुका है कि ये सब आपने किया था। समर्थ, वो बच्चा। लगता है सर आप समर्थ को अच्छी तरह नहीं जानते।
अगर जानते होते तो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। वो तो एक सीधा साधा बिजनेसमैन है, मुझसे मुकाबला कर पाना उसके बस की बात नहीं है। वो मेरा क्या कर लेगा? लोगों की नजर में समर्थ एक सीधा साधा इंसान है, लेकिन असल में जब विष्णु जिंदा था तब समर्थ ही उसका राइट हैंड हुआ करता था। अब तक विक्टर को समर्थ को लेकर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि समर्थ जैसे मामूली इंसान को खत्म करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन विष्णु के बारे में सुनकर विक्टर के कान खड़े हो गए। विष्णु? वो विष्णु? हाँ सर, वही विष्णु जो आपको कई बार मौत के घाट उतारते उतारते रह गया, जिसके हाथ कई बार आपकी गर्दन तक पहुंच गए थे। लेकिन विष्णु तो मर चुका है। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा था। जब उस विष्णु को मार दिया तो कोई उसका राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, फर्क पड़ता है। आपने पहले भी विष्णु को कई बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मार पाए थे क्योंकि तब समर्थ उसके साथ था। जब आपने विष्णु को मारा तब समर्थ उसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करने चला गया था। समर्थ के बारे में पूरी सच्चाई जानकर विक्टर भी अब घबराने लगा था, लेकिन अब भी उसके दिल में पनप रहा अहंकार उसे झुकने से मना कर रहा था। तो ठीक है, इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे तुम उसे खत्म करवा दो। हम उसे खत्म करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो हर बार बच गया। एक बार तो हमने उसके घर में भी आग लगा दी थी, वहां से भी वो बचकर निकल गया। समर्थ अब सच में विक्टर के लिए चिंता का विषय बन गया था। उसे नहीं पता था कि समर्थ इतना खतरनाक आदमी निकलेगा, और उसने तो समर्थ की पत्नी पर हमला किया था। विक्टर जानता था कि समर्थ उससे बदला लेने जरूर आएगा। तुम चिंता मत करो, भले ही वो विष्णु का राइट हैंड हो, लेकिन उसके लिए इस अड्डे का पता लगा पाना नामुमकिन है। ओके बॉस। उस आदमी को जैसे ही ऑर्डर मिला, वो कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी गोली की एक आवाज आई। गोली की जोरदार आवाज के साथ ही वो आदमी फिर से उड़कर कमरे में आ गिरा था। अचानक हुए इस हमले से विक्टर तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा, तभी किसी ने दरवाजे को जोर से लात मारी। लात पड़ते ही वो दरवाजा तेजी से खुल गया। उसमें से विक्टर ने समर्थ और विपिन को अंदर आते देखा। विपिन ने अपने हाथ में शॉटगन पकड़ी हुई थी और समर्थ के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही देर में समर्थ विक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। बॉस, मैं तो आज तक आपको एक बिजनेसमैन के अलावा छोटा मोटा गुंडा समझता था, लेकिन आज यहाँ आकर जिस तरह आपने इसके आदमी को ठिकाने लगाया है, उससे मुझे समझ आ गया कि आप कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े गुंडे हो। ये सुनकर समर्थ ने विपिन की तरफ देखा और एक तीखी मुस्कान दी। वहीं समर्थ और विपिन को वहां देखकर विक्टर की हालत टाइट हो गई थी। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम मुझे भूल सकते हो विक्टर, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन तुम्हारी आंख पर लगा ये चोट का निशान मैंने ही तुम्हें दिया था। समर्थ की बात सुनकर विक्टर ने अपनी आंख पर लगे चोट के निशान को छुआ। उसे याद आया कि एक लंबे बाल वाले आदमी ने चाकू से उसकी आंख पर यह चोट का निशान दिया था। उस समय विक्टर कुछ भी देख नहीं पा रहा था और उस आदमी ने बुरी तरह से उसे पीटा था। ये सब याद आते ही विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका दिल घबरा गया। तो वो तुम थे? तुमने ये? उस दिन तूने मेरे बॉस पर हाथ उठाया था तो मैंने तेरी आंख छीन ली थी, और आज तूने मेरी जान को जान से मारने की कोशिश की। तो सोच अब मैं तेरा क्या हाल करूंगा। समर की आंखों में अंगारे भरे हुए थे, जिससे विक्टर की हालत पतली होती जा रही थी। अब उसके पास वहां से बच निकलने का एक ही रास्ता था, इसलिए विक्टर धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़ रहा था। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो लड़की तुम्हारी बीवी है। तुम कहोगे तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। समर्थ और विपिन की आंखों से बचता हुआ विक्टर अपने सोफे तक जा पहुंचा और उसने बड़ी चालाकी से सोफे में लगे लाल बटन को दबा दिया। बटन के दबाते ही वहां जोरदार आवाज में सायरन बजने लगा। सायरन बजने के कुछ ही देर बाद लगभग 50 लोग हाथ में हथियार लिए कमरे में आ गए। उन्होंने आकर विपिन और समर्थ को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे अचानक विक्टर के दिल को सुकून आ गया। तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर आओगे, मेरे थोड़े से आदमियों को मारोगे और तुम्हारा हाथ मुझ तक पहुंच जाएगा? इन लोगों को देख रहे हो? ये देश भर से लाए गए बेस्ट फाइटर हैं। तुम जैसे कई समर्थ को इन्होंने ठिकाने लगाया है। समर्थ ने आसपास खड़े सभी लोगों को देखा। उन सभी लोगों के चेहरे बेहद खतरनाक और डरावने लग रहे थे। उनके शरीर से पता चल रहा था कि वो फाइट के लिए कितने ट्रेन किए हुए लोग हैं। क्यों, अब बोलती बंद हो गई? जिस तरह मैंने विष्णु के टुकड़े टुकड़े किए थे, उस तरह अब ये लोग तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करेंगे। इतने सारे लोगों को देखकर भी समर्थ की आंखों में डर की झलक नहीं थी, लेकिन विपिन की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। बॉस, ये तो बहुत सारे लोग हैं, हमें भी कुछ और लोगों को लेकर यहाँ आना चाहिए था।
ये लोग तो हमारा कचूमर बना देंगे। समर्थ अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। वो आज किसी भी हालत में विक्टर को छोड़ने वाला नहीं था और उन सब से लड़ने के लिए समर्थ को भी एक हथियार की जरूरत थी। इसलिए समर्थ ने अपनी कमर में हाथ डाला और वहां से एक नान चाकू बाहर निकाला। समर्थ नान चाकू को तेजी से घुमाकर उन लोगों पर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये सब देखकर विक्टर की फिर से हंसी छूट गई। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। इन लोगों को देख रहे हो तुम? इनके हाथ में जो हथियार है वो देखे तुमने? हॉकी, बेसबॉल बैट, सरिया, और तुम्हारे पास क्या है? ये छोटा सा नान चाकू। बॉयज, जो भी मुझे इन दोनों की लाश और ये नान चाकू लाकर देगा, मैं उसे 30 लाख रुपए दूंगा। 30 लाख सुनकर वहां खड़े हर आदमी की आंखें चमक उठी, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था, जिसके लिए वो समर्थ और विपिन तो क्या किसी को भी मार सकते थे। इसलिए अब उनमें से हर एक के कदम विपिन और समर्थ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब हम क्या करें बॉस? कैसे इनसे निपटें? ये तो हमारी चटनी बना देंगे। विपिन का दिल तेजी से घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पैर पीछे नहीं ले रहा था। लेकिन समर्थ को विपिन की चिंता थी। विपिन, अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं इन सबको देख लूंगा। नहीं बॉस, अगर मेरी किस्मत में आज मरना ही लिखा है तो मैं मरूंगा, लेकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। विपिन के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर समर्थ हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई किसी के लिए इतना वफादार कैसे हो सकता है। लेकिन तभी एक आदमी ने अपने हथौड़े से समर्थ पर जोरदार वार किया, लेकिन समर्थ संभला और इससे पहले कि हथौड़ा उसे लगता, वो कूदकर दूसरी तरफ चला गया। लेकिन वहां भी दूसरा आदमी समर्थ का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी हॉकी स्टिक से समर्थ पर वार किया, लेकिन विपिन ने तेजी से उस आदमी को एक लात मारी, जिससे वो आदमी समर्थ से दूर हो गया। विपिन की लात खाने के बाद उस आदमी का गुस्सा और बढ़ गया और वो तेजी से विपिन को मारने के लिए बढ़ा। विपिन के पास जाकर उसने विपिन को पकड़ा और 3-4 घूंसे विपिन के चेहरे पर जमा दिए। इससे पहले कि समर्थ विपिन को बचा पाता, समर्थ को 3-4 लोगों ने आकर घेर लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। समर्थ उन लोगों से छूटकर विपिन को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि समर्थ अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। ये सब देखकर विक्टर के चेहरे की खुशी जाने का नाम नहीं ले रही थी। छटपटाओ और छटपटाओ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये लोग तुम्हें आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। दूसरे आदमी ने जब मार मार कर विपिन का बुरा हाल कर दिया तो विपिन के मुंह से खून आने लगा, लेकिन वो अब भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। विपिन को इतनी तकलीफ में देखकर समर्थ को भी तकलीफ हो रही थी। विपिन, विपिन, विपिन की आंखें भी समर्थ पर टिकी हुई थी, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि कुछ बोल सके। वो आदमी अब भी विपिन की पीठ में लात मारे जा रहा था। विपिन की आंखें सिर्फ समर्थ पर टिकी हुई थी, जैसे वो समर्थ को अपना आखिरी सलाम बोल रही हूँ। लगता है इसे मरने में तो बहुत टाइम लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम लोग इन दोनों को खत्म करके मेरे दूसरे वाले अड्डे पर ले आना, वहीं तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। विक्टर ने ये कहकर पास पड़ी अपनी छड़ी उठाई और हंसते हंसते उस कमरे से निकल गया। अपनी अंजलि की ऐसी दर्दनाक हालत करने वाले समर्थ ने जब उसे ऐसे दूर जाते देखा तो उसका खून खौल उठा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर विक्टर का गला दबा दे, लेकिन विक्टर के आदमी उसे छूटने नहीं दे रहे थे। थोड़ी ही देर में विक्टर दरवाजा बंद करके उस कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे तो समझ नहीं आता, तुझ जैसे चूजे को मारने के लिए इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी था। अब तू मेरा शिकार है, मैं ही तुझे मारकर बॉस से 30 लाख रुपए लूंगा। समर्थ पहले ही अंजलि को बुरी हालत में देख चुका था और अब उसका भाई, उसका असिस्टेंट उसके सामने इस हालत में पड़ा था। अब समर्थ शांत नहीं बैठ सकता था और ना ही उसे छोड़ सकता था जिसने विपिन की ऐसी हालत की थी। मेरा तो पता नहीं, लेकिन आज तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। समर्थ को ऐसे छटपटाता देख सभी को हंसी आ गई। बहुत बोलता है तू, और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हंसते हुए उस आदमी ने अपनी कमर से एक लंबा चाकू निकाला और वो चिल्लाता हुआ समर्थ की तरफ बढ़ा। चाकू शरीर में घुसते ही उस कमरे में एक जोरदार चीख गूंज पड़ी, लेकिन वो चीख समर्थ की नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े आदमी की थी जिसने समर्थ को पकड़ा हुआ था। जब वो आदमी समर्थ की तरफ चाकू लेकर बढ़ा था तब समर्थ पहले से ही तैयार था और वो अपनी जगह से ठीक वक्त पे हट गया, जिससे चाकू पीछे वाले आदमी को जा लगा। सही मौका पाकर समर्थ ने उस चाकू वाले आदमी के पेट में एक जोरदार लात मारी और लात पड़ते ही वो आदमी समर्थ से दूर जाकर दीवार से टकराया। इस हमले से सभी लोग घबरा गए
उसी वक्त समर्थ ने अपने हाथ को जोर से झटका, जिससे लोगों की पकड़ उसके हाथों से ढीली हो गई। हाथ छूटते ही समर्थ ने पीछे वाले आदमी के पेट से चाकू निकाला और आसपास खड़े लोगों पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बिना किसी को सोचने समझने का मौका दिए समर्थ किसी के पेट, किसी के गले और किसी के हाथ पर वार कर रहा था। समर्थ को पागलों की तरह चाकू चलाता देख सभी लोग इतना डर गए कि सब दूर दूर हट चुके थे। कोई भी समर्थ के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब बाजी समर्थ के हाथ में थी। समर्थ फिर भी बिना रुके हर किसी पर वार कर रहा था, जिससे धीरे धीरे बहुत से लोग खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरे हुए थे। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबने मेरे भाई को मारा। समर्थ पागलों की तरह चिल्ला रहा था और लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। तभी एक गोली की जोरदार आवाज आई। इस आवाज की वजह से समर्थ के हाथ रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा, जिससे उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। समर्थ ने देखा कि एक आदमी ने विपिन को पकड़ा हुआ है और उसके सर पर बंदूक लगाई हुई है। अगर तूने अब कुछ भी किया तो अब तक तेरे इस आदमी को हमने पीटा था, अब मैं इसे गोली मार दूंगा। समर्थ को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिस विपिन ने उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी, वो उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता था। इसलिए समर्थ अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो गया। चाकू फेंक, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। समर्थ ने बिना सोचे समझे वो चाकू जमीन पर फेंक दिया। तुम लोग देख क्या रहे हो? मुर्गा अब काबू में है, जाकर रस्सी लेकर आओ और बांध दो इसे, फिर देखता हूँ क्या करता है ये। दो आदमी जल्दी से कमरे से बाहर गए और एक मोटी रस्सी लेकर आए। उन्होंने समर्थ को पकड़ा और दीवार पर लगे एक लोहे की पाइप से समर्थ को कसकर बांध दिया। ये देखकर उन आदमियों का दिल थोड़ा शांत हुआ। मैंने ही तुझे हल्के में लिया, लेकिन तू तो बहुत खतरनाक चीज निकला। लेकिन अब तो तू बंधा है, और शेर चाहे कितना भी ताकतवर हो, पिंजरे में वो किसी का कुछ नहीं कर सकता। तुझे तेरे दोस्त की बहुत चिंता है ना? अब देख मैं कैसे इसका खेल खत्म करता हूँ। विपिन की आंखें बार बार समर्थ को देख रही थी, जिनमें से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बॉस, आप मेरी चिंता मत करो। आपको याद है ना उस विक्टर ने मैडम के साथ क्या किया है? आप उसे जिंदा मत छोड़ना। जिंदा तो अब तू नहीं रहेगा बेटा, अब तेरा खेल खत्म। उस आदमी ने विपिन के सर पर बंदूक रखकर ट्रिगर दबा दिया था, जिससे गोली विपिन के सर के आर पार निकल गई और विपिन धम से जमीन पर गिर गया। समर्थ अपनी पूरी आवाज के साथ चिल्लाया, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। विपिन की जान उसका शरीर छोड़ने वाली थी। उसकी आंखें खुली थी और वो जमीन पर पड़ा था। ये सब देखकर समर्थ की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से उसे विपिन को खोना पड़ेगा। इसका काम तो हो गया, अब तेरी बारी। वहीं उस आदमी ने बंदूक का निशाना अब समर्थ की तरफ किया। वो आदमी बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि दूसरे आदमी की आवाज आई। रुको, इसने हमारे इतने सारे आदमियों को मार डाला, इसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। इससे हमारे एक एक आदमी का बदला लेंगे। ये कहकर वो दूसरा आदमी अपनी हॉकी स्टिक लेकर समर्थ के पास गया और उसने समर्थ पर हॉकी से जोरदार वार किया। ये वार इतना जोरदार था कि समर्थ के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा, लेकिन इसके बावजूद समर्थ के मुंह से चीख का नामो निशान नहीं था। तेरे हाथों में तो दम ही नहीं है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब मुझे देख। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हथौड़ा उठाया और समर्थ के घुटने पर वार किया। इस चोट के असर से समर्थ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन अब भी उसके मुंह से चीख नहीं निकल रही थी। वो फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। लगता है तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा, बहुत जान है तुझमें। उस आदमी ने इस बार हथौड़ा समर्थ के कंधे पर मारा, जिससे समर्थ का कंधा टूट गया और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। हा? मेरा ये बार भी खाली गया। इस मिट्टी का बना है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मेरे हाथ खोल दे। समर्थ इतने धीरे बोल रहा था कि उसकी आवाज वहां किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। क्या बड़बड़ा रहा है? लगता है अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो आदमी समर्थ की बात सुनने के लिए अपना कान समर्थ के मुंह के पास लेकर गया और समर्थ इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो आदमी पास आया, समर्थ ने उस आदमी का कान अपने मुंह से पकड़ा और कान को सर से अलग कर दिया। मेरा कान, इसने मेरा कान काट दिया। कान कट जाने की वजह से वो आदमी लहूलुहान हो चुका था। वहीं समर्थ अपने मुंह में उस आदमी का कान पकड़े ऐसे खड़ा था जैसे कोई शेर शिकार के बाद खड़ा होता है। समर्थ को इस तरह देखकर वहां खड़े सभी लोगों के दिल सहम गए और वो समर्थ से 4 कदम दूर आ गए। तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो इसे, बहुत दर्द हो रहा है।
एक साथ सभी लोग समर्थ की तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो समर्थ तक पहुंच पाते उन्हें एक आवाज आई। जिस पाइप से उन्होंने समर्थ को बांधा था वो छत से धीरे धीरे टूट रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान में इतनी ताकत कैसे हो सकती थी कि वो इतने मजबूत और मोटे पाइप को उखाड़ रहा था। ये पागल हो चुका है, ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो भागो यहाँ से, भागो। समर्थ का डर उन लोगों के दिल में घर कर गया था, इसलिए वो लोग उसे छोड़कर बाहर भागने लगे। तभी समर्थ ने पाइप को एक जोरदार धक्का मारा और पाइप छत से निकल गया। पाइप टूटने की वजह से पूरे कमरे में पानी पानी हो गया। वहीं लोग जल्द से जल्द कमरे से निकल जाना चाहते थे। समर्थ ने अपने हाथ खोले और पाइप को जमीन से उखाड़ दिया और उसे हवा में घुमाया। जो भी उस पाइप के रास्ते में आ रहा था वो मार लगने की वजह से जमीन पर धम से गिर रहा था। समर्थ अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने एक एक आदमी को पकड़ा और पाइप से मार मारकर उसका बुरा हाल करने लगा। पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा था। थोड़ी ही देर में समर्थ के अलावा कमरे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसके बाद समर्थ तुरंत पाइप छोड़कर विपिन के पास गया। विपिन, विपिन। लेकिन अब तक विपिन की आंखें बंद हो चुकी थी, जिसने समर्थ को पूरी तरह तोड़ दिया। विपिन, मुझे माफ कर दे मेरा भाई, मैं तुझे बचा नहीं पाया। विपिन। समर्थ चीख चीख कर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू खून बनकर बाहर आ रहे थे। लेकिन तभी समर्थ का हाथ विपिन की छाती पर गया। उसे पता चला कि विपिन की धड़कनें अब भी चल रही थी। तुम चिंता मत करो विपिन, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। समर्थ ने विपिन को अपनी गोद में उठाया और लड़खड़ाता हुआ वहां से निकल गया। आधी रात हो चुकी थी। खून से लथपथ समर्थ विपिन को लेकर अस्पताल आ चुका था। उसने वहां आते ही विपिन को डॉक्टर के हवाले कर दिया और आईसीयू के बाहर इंतजार करने लगा। पहले ही वो अंजलि को इस हालत में देख चुका था और अब वो विपिन को नहीं खोना चाहता था। मिस्टर समर्थ, आपको भी बहुत चोट आई है, प्लीज आप भी जाकर पहले अपनी ड्रेसिंग करवा लें। डॉक्टर, मैं ठीक हूं, आप बस विपिन को बचा लीजिए। उसे गोली लगी है, उसका इलाज पहले जरूरी है। हम उनका इलाज कर रहे हैं, हम हैं यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। आप जाइए और अपना इलाज करवाइए। नर्स, मिस्टर समर्थ को ले जाओ। हालांकि समर्थ वहां से जाना नहीं चाहता था जब तक विपिन ठीक नहीं हो जाता। वो उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो नर्स के साथ वहां से चला गया। नर्स समर्थ के घाव पर मरहम लगा रही थी, लेकिन जो घाव अभी अभी समर्थ के दिल पर हुए थे उनका कोई इलाज नहीं था। उसके साथ जो इतने दिनों में हुआ था उसने समर्थ को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अभी समर्थ इस बारे में सोच ही रहा था कि डॉक्टर तुरंत समर्थ के पास आया। मिस्टर समर्थ, मिस अंजलि को होश आ गया है, जल्दी चलिए। क्या? डॉक्टर की बात सुनते ही बिना एक पल गवाए समर्थ अंजलि के कमरे की तरफ भागा। मिस्टर समर्थ, अभी आपकी ड्रेसिंग बाकी है। लेकिन समर्थ अब कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो तो जल्द से जल्द अंजलि के पास पहुंच जाना चाहता था। इससे पहले कि और कोई अंजलि के कमरे में जाता, समर्थ ने तुरंत दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चला गया। अंजलि बेड पर बैठी आसपास की जगह को बड़ी अजीब तरह से देख रही थी। जब उसने समर्थ को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अंजलि को होश में देखकर समर्थ की आंखें भीग गई थी। अंजलि, तुम्हें होश आ गया? मैं बता नहीं सकता, तुम्हें होश में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। लेकिन अब भी अंजलि समर्थ की तरफ अजीब तरह से देख रही थी। समर्थ ने धीरे धीरे अंजलि की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसे देखकर अंजलि ने अपने आप को बेड पर समेट लिया। कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर रहो मुझसे, दूर रहो,